सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड। और आज उस खबर के पीछे हकीकत क्या है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से लोगों को बहुत बड़ी तादाद में ऑफलोड किया जा रहा है। असल वजह क्या है? एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की करप्शन है, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, या इंटरनेशनल प्रेशर? जवाब शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि नुक्ता के ऑडियंस के कमेंट्स इस स्टोरी पर तो ये आ रहे हैं। द सॉल्ट एंड पेपर मैन कहते हैं कि मुल्क में रोजगार नहीं है, गुलाम बनाया हुआ है। किसी ने कहा कि फेल्ड गवर्नमेंट है, मजबूर लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। फरिया मुख्तार ने बताया कि फ्रॉड वाले एजेंट्स 3-3 लाख कमाते हैं। हसनैन ने कहा कि उसके दोस्त ने FIA के इंस्पेक्टर को 70,000 रुपए दिए। कहानी कुछ यूं है। नवंबर के महीने में एक शख्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से उम्रे के बाद यूरोप जाने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम मोहम्मद उस्मान बताया गया है। मोहम्मद उस्मान को ऑफलोड कर दिया गया। तहकीक से मालूम हुआ कि उसको इस साल इटली से डिपोर्ट किया गया था और उसके फ़ोन पर यूरोप का रेजिडेंट वीज़ा कार्ड की एक्सपायरी डेट को गैर कानूनी तौर पर या तरीके से तब्दील किया गया था। सवाल तो बनता है ना कि आखिर मोहम्मद उस्मान एयरपोर्ट के चेक्स के जरिए गुजर कर प्लेन की सीट तक कैसे पहुंचे? उसके बाद 26 नवंबर को खबर आई कि एडिशनल इंटीरियर सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि पाकिस्तानियों को UAE के वीज़ा नहीं मिल रहे। इंडियन मीडिया ने इस खबर को बहुत उछाला। Imagine this. You apply for a tourist visa to the UAE. You're packed, ready for a week of sunsets on the Palm Islands, and then just days before your flight, your visa gets rejected. Why? Because immigration believes you may have not come to the UAE for a vacation, but for begging. That's what Pakistani nationals are facing. The United Arab Emirates, a nation millions of Pakistanis depend on for work, has suspended the issuance of most visas for Pakistani nationals. इसकी तरदीद UAE के कॉन्सुलेट ने की कि रोजाना 500 पाकिस्तानी वीजा प्रोसेस हो रहे हैं। इन सब खबरों पर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी हरकत में आ गए। मामला सिर्फ ऑफलोडिंग का नहीं है, क्योंकि हुकाम के मुताबिक जितने पाकिस्तानी हवाई रास्ते से मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, तकरीबन 0.3 to 0.6% को ऑफलोड किया जाता है। और ऑफलोडिंग से पहले ही लेकिन एक और मसला, UAE के वीज़ा की रिजेक्शन रेट, जो नुक्ता को ट्रैवल एजेंट्स ने बताया 70% से ज़्यादा है। तो ऑफलोडिंग और रिजेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, खुद ही सुन ले कुमैल पुलानी से। 70 to 80% वीज़ाज़ रिजेक्ट हो जाते हैं UAE के, और ये पिछले 1-1.5 साल से ट्रेंड रहा है। बट ऑफिशियल बैन नहीं कह सकते, अनऑफिशियल बैन कह लें आप, जिसके अंदर ये रिजेक्शन रेशोज़ आर गोइंग वेरी हाई राइट नाउ। और इसके बहुत सारे रीज़न्स भी हैं, और इट डिपेंड्स के किस कैटेगरी में रिजेक्ट हो रहे हैं। खासकर टूरिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है। अब इसमें भी 2 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। एक फैमिली वीज़ा है, जो फैमिली के साथ जा रहे हैं उसकी परसेंटेज अच्छी है, उसमें 25 to 40% रिजेक्शन है। जो इंडिविजुअल जा रहे हैं, जो 40 ईयर्स एंड बिलो हैं, उसके अंदर 70 to 80% रिजेक्शन है। नौजवान नहीं जा सकता? नौजवान नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि हमारे कुछ अनफॉर्चुनेट एलिमेंट्स हैं कुछ नौजवान के, कि जो वहाँ जाके ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो पर्टिकुलरली इसमें पिस ये रहा है, आदमी जो टूरिस्ट पे जाना चाह रहा है, लेकिन उसकी जो डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे जा रहे हैं जहाँ वो इलीगल स्टे कर जाते हैं और वहाँ जाके रुक जाते हैं, जो इलीगल जॉब्स की तलाश में होते हैं, जिसके अंदर विदाउट एनी मतलब डॉक्यूमेंटेशन आप जॉब कर रहे हैं। उस वजह से ओवर स्टेइंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उस वजह से प्लस हमारे एक बेगिंग का बहुत बड़ा मसला है कि साउथ पंजाब और के पार्ट से काफ़ी लोग हाईलाइट होते हैं जो बेगिंग के अंदर पाए जाते हैं। उस वजह से पूरा पाकिस्तान इसके लिए टारगेट हो जाता है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जेन्युइन ट्रैवलर है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इवन जो जवान आप जो 40 से नीचे लोग कह रहे हैं, अब उसके अंदर बहुत एक तबका है जो जेन्युइन ट्रैवलर है, एक अच्छा ट्रैवल करना जानता है, लेकिन वो रिजेक्ट हो रहा है। जो हालांकि 5-5, 6-6 बार भी गया वो भी रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन बहुत लिमिटेड नंबर्स हैं जो अप्रूव होते हैं एज एन इंडिविजुअल ट्रैवलर्स। फैमिली ट्रैवलर्स यस अभी भी रेशो बेहतर है, बट ओवरऑल एज सिनेरियो में देखें तो एक बुरा हाल है। लेकिन पिछले साल भी इस बेगिंग के इशू की वजह से, जराइम पेशा अफराद की वजह से बहुत सारे इश्यूज आए थे। फिर 2025 में इन द बिगिनिंग स्पेशली मोहसिन नकवी हुकूमत ने कोशिश की थी कि थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए। नहीं, इतना बेहतर नहीं हुआ। इट वाज नॉट दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट, इट वाजंट दैट सिग्निफिकेंट कि वो इम्प्रूव हुआ, बट it has been like this from 1 year. मतलब ये अभी तक कोई it's not that major improvement. इवन गवर्नमेंट ने बात भी करी थी, कुछ
एवेन्यूज़ के ऊपर जहाँ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे वीज़ा थे, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के वीज़ाज़ थे, उसके ऊपर यस आई थिंक अब वो इजी हो गया है, ऑन अराइवल भी हो गया शायद काफ़ी चीज़ों पे। नहीं, आपका यानी कि कहने का मतलब है कि जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स पे थे या गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उनको भी वीज़ा नहीं मिल रहे थे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी नहीं मिले थे ब्लू पासपोर्ट पे। आई थिंक अब वो बेटर हो गया, आई थिंक वो ऑन अराइवल हो गए शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट जो एक इंडिविजुअल ट्रैवलर है उसके लिए अभी तक कोई ईज़ नहीं आई। आई थिंक वही इशू यही है कि वो आई थिंक आपसे एक गारंटी चाहते हैं कि आपके पाकिस्तानी आएगा, बेगिंग नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, क्रेडिट कार्ड स्कैम्स नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जाके लोगों ने बहुत ऐसी चीज़ें की हैं जो एम्बेरसमेंट हमारी कंट्री के लिए, और हम रोते हैं कि हमारे मुल्क, लेकिन हमारे लोग अपने ही जाके हमारे मुल्क का एक इमेज इतना ख़राब कर देते हैं कि जिसकी वजह से एक बड़ी टफ टाइम फेस करना पड़ता है एक इंडिविजुअल ट्रैवलर को। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। आप की कंपनी, आपकी फैमिली बहुत अरसे से ये काम कर रही है, आपने कभी इस किस्म की सख्ती देखी है? नहीं, कभी भी नहीं देखी। दुबई तो ऐसा था कि मतलब हर किसी को, मतलब जो जाना चाहे दुबई जा सकता है। दुबई तो मतलब एक सेकंड होम कंसिडर होता है पाकिस्तानियों के लिए। दुबई आपको पता है सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी वहाँ करते हैं कितने, और बहुत इजी होता था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि दुबई भी ज़ाहिर बात है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ है, वो अपना एक ग्लोबल इमेज प्रेजेंट कर रहा है। नॉट दैट आई एम डिफेंडिंग दुबई, बट दुबई एक अपने आप को एक, वो नहीं चाहता कि उसके सिग्नल पे खड़े हो कि लोग भीख मांग रहे हों, या उसके मॉल्स में खड़े हो कि ताकि उसका इंटरनेशनल इमेज ख़राब ना हो। क्योंकि जब लोग आते हैं वहाँ, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त टूरिस्ट इन्फ्लो दुबई में आता है, और वो नहीं चाहता कि इस तरह के एलिमेंट्स उनकी कंट्री को डिग्रेड करें। और अनफॉर्चुनेटली जितने ज़्यादा जो बेगर्स, ये फ्रॉड, ये क्राइम के केसेस में पाकिस्तानी पाए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए। और अगेन जैसे अगर हम नाज़रीन को समझा सकें कि किस किस्म की कैटेगरीज हैं जहाँ ज़्यादा मुश्किल हो रही है, और फिर दूसरा सवाल, ज़िमनी सवाल, फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि फिर हाउ डू यू अप्लाई प्रॉपर्टी? सी यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अ गुड ट्रैवल एजेंट, और ये जो गुड कंपनीज जो आपको एक्चुअल गाइड कर सकें कि आपके पैसे ज़ाया ना हो। क्योंकि बहुत आसान है, आपको पता है हर गली में ट्रैवल एजेंसियाँ खुल गई हैं, अब हर बंदा अपनी गाइडेंस दे देता है। लेकिन एक अच्छा ट्रैवल एजेंट होता है वो एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन देख के गाइड कर सकता है कि विल इट बी डन और विल इट नॉट बी डन। एक आइडिया होता है, एक सिक्स सेंस होती है, वरना लोगों ने किसी पैसे बनाने की मशीन भी के लिए कि चलो रिजेक्ट हो जाएगा, चलो 1000-2000 तो बच जाएंगे। बट आई थिंक एक अच्छा ट्रैवल एजेंट की क्वालिटी होती है कि वो उसको एनालिसिस करके उसको एक्चुअल बताएगा कि कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करो। अब इसमें 2-3 स्कीम्स हैं जिसके अंदर एक आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है कि आपके 6 मंथ तक 3 to 4 मिलियन बैंक में पैसे पड़े हों। उसमें एक अच्छे चांस होते हैं कि एमिरेट्स वीज़ाज़ हैं, फ्लाई दुबई के वीज़ाज़ हैं, LLC वीज़ाज़ हैं, जिसके अंदर एक अच्छा चांस होता है कि आपको वीज़ा मिले, जिसके अंदर स्क्रूटनी होती है बाकायदा बैक एंड के ऊपर कि जिस तरह आप एज़ मैनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके दें। फिर इसके बाद एक फैमिली वीज़ा होता है, अगर आप मियाँ बीवी बच्चे जाना चाह रहे हों, और उसके अंदर एक अच्छा चांस है कि रेशो कि वीज़ा लग जाता है, कि उसके अंदर एक अच्छा चांस है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग जो इशू आ रहा है कि वो जो इंडिविजुअल ट्रैवलर है, वो उसको जो लोग विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, वो काफ़ी एक चैलेंजिंग चीज़ है कि जिसके अंदर कोई स्क्रूटनी नहीं है, बस वो इट्स लाइक लक है कि अगर लग गया नहीं लगा नहीं लगा, जो आजकल जिस वक्त चल ही रहा है। मतलब दुबई वीज़ा आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट वीज़ा, शायद मैं तो लोगों हंसते हुए कहता हूँ शायद US और UK ईजी होगा, UAE मुश्किल होगी। सो आप क्या कहेंगे, कितनी परसेंटेज है कि दुबई में रिजेक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू द US, UK? देखिए US और UK का तो मुहावरतन कहा है, लेकिन USA, UK, यूरोप, ये तो एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन आपकी चेक करते हैं, वो मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। दे गो थ्रू ऑल द डिटेल्स। बट UAE का इशू कुछ और है कि UAE के जो लोगों ने वहाँ जो चीज़ें करी इन द पास्ट, उस वजह से जो आज उसकी रेपरकशंस हैं जो हमारे ऊपर आ रहे हैं एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी के ऊपर, वो ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप एज ए रेशो वाइज मैं UAE को कंपेयर करूँगा, जो हमारे ब्रदरली मुल्क हैं टर्की, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, अज़रबैजान, उनके बहुत अच्छे रेशो 95-97% अप्रूवल रेशोज़ हैं। अब हम तो वो देखेंगे ना जो लोग ट्रैवल जहाँ करते हैं, मतलब UK, यूरोप, US से ट्रैवल करने वाली आवाम एक बहुत लिमिटेड है कंपेयर टू व्हाट पीपल ट्रैवल टू दुबई, टर्की और दीज डेस्टिनेशंस। तो उनमें से दुबई का रेशो बहुत ख़राब है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग 199 ममालिक में से 103 है। हम सिर्फ 31 मुल्कों में वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं। और बात यह है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में लोग डेस्परेशन में मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। 2023 के इस वाक़े में तकरीबन 200 पाकिस्तानियों की जान गई। डूबने वाली कश्ती 9 जून को लीबिया के शहर बेंगाजी से इटली के लिए रवाना हुई। यूनान के इलाके प्लास से 50 नॉटिकल माइल दूर 14 जून को यह हादसा पेश आया। वो नौकरी, आज़ादी, बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहते हैं
اور جیسے کمیل نے بتایا یا ٹریول ایجنٹس پیسہ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں یا ایکسپلوئٹ کرتے ہیں یا ہیومن ٹریفکرز یا حکام. حال ہی میں 1 درجن کے قریب FIA کے آفیشلز کو سزا دی گئی ہے جن میں بے پرواہی، کرپشن اور غیر ماہرانہ رویہ شامل تھا. ان میں سے کچھ کا تعلق فیصل آباد، ملتان اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے ہے. UAE نے ویسے ہی بیگنگ اور کرائم کے ایشو پر سختی کی ہوئی ہے. سعودی عربیہ اور UAE میں 16,000 سے زیادہ پاکستانی قیدی جیل کاٹ رہے ہیں. تو آپ کو محسن نقوی اچھے لگے یا نہ لگے، ان کا یہ کہنا بنتا ہے. ہماری باہر کے ملکوں میں نوکریاں بڑے نہ کہ لوگ کہیں کہ جی اپنے لوگوں کو واپس لے کے جائیں. اس کے لیے یہ سٹیپس کرنے ضروری ہیں. لوگ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں 6 مہینے، ان کو نوکری نہیں ملتی اور اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں. وہاں کبھی سڑک پہ کوئی سو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. اس ساری چیز کی بدنامی ہمارے ملک کی ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم میک شیور کریں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ویلڈ ڈاکومنٹ پہ جا رہے ہیں، ویلڈ ویزے پہ جا رہے ہیں اور صحیح نوکری پہ جا رہے ہیں. تو اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے، جتنی مرضی دفعہ جائیں آئیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سال اکتوبر میں میری ملاقات یورپین یونین کی امیگریشن منسٹر سے ہوئی اور دیگر سینئر حکام سے بھی. آن دا ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ بریفنگز میں تمام نے پاکستان کی غیر قانونی مائیگریشن کی روک تھام کی کوششوں کی تعریف کی. 2023 سے اب تک 40% کمی آئی ہے. پاکستان ایک مثالی ملک بتایا گیا. Finding different ways, also in cooperation with third countries, to find legal pathways, legal ways to come to the European Union is important. We have talent partnerships, for instance, with Pakistan, which is really important for us to bring people here on a legal basis. That is important as well. تو شاید یہ وقتی طور پر پینک اور ڈر ہے کہ ویزا نہیں ملے گا یا آف لوڈ کیا جائے گا. لیکن FIA میں کرپشن کی روک تھام سے، ہیومن اسمگلنگ نیٹ ورک کو پکڑنے کی وجہ سے، رسک پروفائلنگ کی وجہ سے اور تعلیم اور اپ اسکلنگ سے باہر ملازمت اور لیگل مائیگریشن کے راستے کھل جائیں گے. تو اس میں کیا برا ہے؟ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ فوج ڈاکیومنٹ پہ جنہوں نے باہر ملک سے باہر موو کرنے کی کوشش کی. تقریباً 300 کے قریب ایسے لوگ اس پورے سال میں ہمارے تمام ایئرپورٹ سے ان کو باہر جانے سے روکا گیا جن کے ڈاکومنٹ فوج تھے. یعنی انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا ریزیڈنسی کارڈ یا کوئی نہ کوئی ایسا فراڈ کیا جس کے تحت وہ اس فوج ڈاکومنٹ کی بیس پہ باہر جانا چاہتے تھے. اور آپ سوچیں کہ وہ لوگ اگر اس ملک سے باہر چلے جاتے تو کتنی امبیرسمنٹ ہمارے پورے سسٹم کے اوپر ہوتی تھی. تو لہٰذا ان کو یہاں پہ چیک کیا گیا، انٹروین کیا گیا اور مختلف سافٹ ویئر جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں یا مختلف ایکسپیرینس ہمارے پاس ایک انٹرویو کے ہمارے پاس جو بھی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور ان کو باہر جانے سے روکا گیا. کہ اب لوگوں میں دیکھا دیکھی بہت ساری ایک ٹیمپٹیشن کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ باہر کی طرف جابس کے لیے جائیں. اور اس میں ہمارے اگر ہم یہاں پہ اپنی امیگریشن رجیم کو بہت ڈسپلن نہیں کرتے تو یہاں پہ جو ہیومن اسمگلرز یا ہیومن ٹریفکرز ہیں وہ لوگوں کو فیک طرح کی جابس کا جھانسا دیتے ہیں اور وہاں پہ کچھ اس طرح کی ان کے پاس بھی کوئی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں ان ریئل یا بنائی ہوئی. اس کے بعد بعض لوگوں کو اس لیے اتارا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، وہ NOCs لے کے نہیں آئے ہوتے تو ان کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے NOC لے کے جانا. جن کے پاسپورٹ کے پیچھے NOC مینشن ہوتی ہے ان کو بھی ڈیفینیٹلی ایک ایکسائز وہ ڈینائی کیا جاتا ہے، وہ بھی واپس جاتے ہیں. اس کے بعد ایسے لوگ ہیں جو کہ وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا کے نام پہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور بیسیکلی آپ جب ان کو انٹرویو ہم کرتے ہیں تو یا تو وہ جس پرپز کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں، یہ میں اپنی گائیڈنس میں بھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا، وہ اگر آپ ٹورزم کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نہ تو انہوں نے وہاں پہ ہوٹل بکنگ کی ہوتی ہے، نہ ہی وہاں پہ ان کے پاس اتنے پیسے وہ کیش کیری کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی اس ملک کے بارے میں ان کو معلومات ہوتی ہیں جو ایٹ ٹائمز ہماری رسک پروفائلنگ جس کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا اس میں انڈیکیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ بیسیکلی یہاں پہ ٹورزم کے لیے نہیں جا رہے، یہ یہاں پہ اس ملک کو ایز اے ٹرانزٹ استعمال کرتے ہوئے یہاں سے وہ ڈنکی کر کے فائنلی جو اپنی ایک ڈیسٹینیشن جو ہمارے ٹریول ایجنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یورپ میں لے جائیں گے، اس ڈیسٹینیشن کی طرف وہ موو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ہمارے لوگ جو ڈائریکٹ امپلائمنٹ لیتے ہیں ای پروٹیکٹڈ کے ذریعے یا ڈائریکٹ اس کو کرتے ہیں، وہاں پہ ایسی جابس وہ لوگ لے لیتے ہیں جس میں بعض اوقات تو جابس بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ جابس جو ہیومن ٹریفکر یا ہیومن اسمگلرز ہیں وہ خود وہاں پہ پیپر بیسڈ یا بہت چھوٹی کمپنی بیسڈ لوگوں جو وہاں پہ رجسٹر خود ہی کرواتے ہیں ان سے وہ ورک ویزا منگواتے ہیں، لوگوں کو یہاں سے لے جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی بیس پہ یہاں پیسے کماتے ہیں. ایسی بہت ساری درخواستوں کو ہم بعد میں اپنے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ فراڈ ہو چکے ہوتے ہیں یا پھر پرپزفلی ان لوگوں کو لیور کر کے ان کو کبھی وہ فائنل ڈیسٹینیشن نہیں بتائیں گے، ان کو بتائیں گے آپ کو یورپ لے کے جا رہے ہیں، کچھ عرصہ آپ کو یہاں رہنا پڑے گا، یہاں آپ کا ورک ایکسپیرینس بنائیں گے، اس کے بعد آپ کو فلاں کنٹری لے جائیں گے، اس کے بعد فلاں آپ کو ملک لے جائیں گے. ٹیمپرری پین فار لانگ ٹرم گین یا لوگوں کو ملک چھوڑنے سے روکا جا رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا.